हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। तो कल का करंट अफेयर देख लेते हैं, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थलों की खोज की गई है। ऐसे 3 ऐसे साइट खोजे गए हैं। अप्रैल 2024 में एनएसजी के नए प्रमुख बनाए गए नलिन प्रभात। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने अभी बेंगलुरु में अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंत तारा मुख्यालय का अनावरण किया है। भारत ने पहली बार फिलीपींस को दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की खेप सौंपी है। इस पर मैंने कल शाम को आपको वीडियो दी थी, आप जरूर देखिएगा। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है स्वीडन। और हॉकी इंडिया के द्वारा हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार दिया गया दीपिका सोरेन को। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका जो है ये पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल घटक प्रदान करने के लिए 3 चीनी और एक बेलारूसी फर्म पर कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। एस&पी की एक रेटिंग है जिसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में टॉप 50 में 3 भारतीय बैंकें शामिल रही, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक थी। और इसके अलावा धनलक्ष्मी बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है अजीत कुमार केके को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, इसका आपने रिवीजन किया। अब आज की करंट अफेयर तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ डेली आपको प्रोवाइड की जाती है एमजीटी ऐप पर, तो आप इनका भी फायदा उठाया करें। शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, वर्ल्ड अर्थ डे। तो ये दोस्तों मनाया गया 22 अप्रैल को। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ये एक दिवस एक दिन बाद क्यों बताते हो? तो एक दिन बाद बताने का अर्थ ये होता है क्योंकि ये वीडियो आपको सुबह दी जाती है, ठीक है, न्यूज़पेपर की तरह। तो जैसे न्यूज़पेपर जो होता है पिछले दिन का पूरा दिन भर का खबर जो है वो अगले दिन आपको देता है, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। लास्ट डे के सारे जो भी डिटेल्स आए रहते हैं उनसे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर के मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो ऐसे में ये तो पता रहता है कि आज ये दिन मनाया गया, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई बड़ी घटनाएं होती हैं या फिर उसकी थीम क्या डिसाइड होगी, उससे रिलेटेड समिट कहाँ पर हुई, ये सब जो चीजें होती है ये उस दिन एक्चुअल में होती हैं। तो उस दिन जो भी इससे रिलेटेड टर्म होते हैं वो हो जाने देते हैं, फिर इसलिए अगले दिन वो दिवस के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक दिन बाद आपको बताया जाता है जिससे पूरी डिटेल उसकी आ गई रहे। तो वर्ल्ड अर्थ डे की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखना है, पृथ्वी से रिलेटेड जो भी घटक हैं, जो भी आयाम हैं, उनको कैसे हम लोग संजोए रखें, पृथ्वी के कैसे महत्व को पहचाने हम लोग, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। क्या है? प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लानेट अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी पर प्लास्टिक से जो सबसे बड़ी लड़ाई है प्लास्टिक से आज के टाइम पर है, क्योंकि जो प्लास्टिक हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, उनका रिसाइकिल किया जाना पॉसिबल नहीं हो पाता और वो हजारों वर्षों तक ऐसे ही पृथ्वी को दूषित करते रहते हैं। ऐसे में आज का जो सबसे बड़ा जो लड़ाई है वो प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक का है। थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में ये ऑफिशियल तरीके से मनाया जाना शुरू हुआ। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के नाम से मनाने की घोषणा की। तो चाहे विश्व पृथ्वी दिवस का हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस को, दोनों ही बात ध्यान रखनी है। वैसे अगर पूछा जाए सबसे पहली बार किसने मनाया था, तो सबसे पहली बार अमेरिका के एक सीनेटर हैं, जैसे अपने यहाँ संसद होते हैं वैसे अमेरिका में सीनेट में जो उसकी संसद का नाम है सीनेट, उसमें सीनेटर होते हैं। तो उसके एक सीनेटर थे गिलार्ड नेल्सन, इसने 1970 में मनाया था, ठीक है जी। आगे ये प्रमुख दिवस हैं अप्रैल महीने के। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है, एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय कल्याण पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी जो है उसके कल्याण पर केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में राजीव गौबा समिति की घोषणा की है, या कहीं इस समिति की का गठन किया हुआ है। राजीव गौबा समिति जो है, देखो जब भी कोई समिति होती है उसमें जिसका नाम आगे देखते हो ना, जैसे कि आप रंगनाथन समिति, इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तो जो भी आप समिति सुनते हो आगे एक नाम जरूर सुनते हो। एक्चुअली में वो नाम होता है उस अध्यक्ष वाले व्यक्ति का जो उस कमेटी का, उस समिति का अध्यक्ष होता है। तो राजीव गौबा समिति का मतलब कि राजीव गौबा जी इसके अध्यक्ष होने वाले हैं, ठीक है जी। तो इनके नेतृत्व में एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, उस पर जो भी केस चल रहा है
उसको चर्चा पर चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, उसकी अध्यक्षता इनको दी गई है। अब देखो, ये सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार का मामला है, ये केस है, इसको समझो पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस समिति पर आते हैं। देखो केस क्या है, आपको अगर याद होगा तो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मैंने इस पर वीडियो भी दी थी आपको कि LGBTQ+ कम्युनिटी जो है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि हाँ ये लीगल तरीके से रह सकते हैं, और लीगल इनको कर दिया, मतलब भारत में LGBTQ समिति, LGBTQ+ समिति में अगर बात करें तो L फॉर होता है लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्वीर। तो ऐसे जो होते हैं, जो कम्युनिटी के LGBTQ+ कैटेगरी के, उन सबको मान्यता दे दी गई भारत में, तो सभी लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। अच्छा जी, लेकिन दिक्कत ये आ गई थी कि इनको कानूनी मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन मैरिज करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये अधिकार नहीं दिया गया, इसको भी मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था। ये नहीं दिया गया तो इसको लेकर के विवाद हो गया, ये लोग प्रोटेस्ट करने उतर गए कि हम लोग मैरिज क्यों नहीं कर सकते, अगर हम लोग मैरिज करते हैं तो लीगल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? अब मैं थोड़ा सा आपका भी दिमाग यहाँ पर लेना चाहूंगा। आप भी अपने दिमाग से सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट पास क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि इनको लीगल तो कर दिया, लेकिन इनको मैरिज करने से रोक दिया कि आप लोग मैरिज करके नहीं रह सकते हो, आपके मैरिज को लीगल नहीं माना जाएगा। यही मामला है, देखिए, सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामला, विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है ना। तो इसको लेकर के यहाँ पर ये कमेटी बैठाई गई है कि आप लोग चर्चा पर चर्चा करो कि क्या ऐसा किया जाए, क्या इन लोग को लीगलाइज किया जाए, अगर लीगलाइज किया जाए तो कैसे किया जाए। अब अब तक आपने सोचा भी होगा, जो भी सोचा होगा, नहीं सोचा होगा तो मैं आपको रीजन देता हूं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम नहीं मंजूरी दे सकते। बहुत अच्छा स्टेप उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। देखो होता क्या, जैसे मान लो कि ट्रांसजेंडर है कोई, ठीक है ना, या फिर मान लो बाइसेक्सुअल है, दो लड़के हैं, वो आपस में रहते हैं लिव इन में, और वो चाहते हैं कि शादी करना, ठीक है ना, मतलब मैरिज को लीगल बनाना है, तो शादी करना चाहते हैं। अब आप सोचो, अगर कोई, मान लो हिंदू हैं दोनों, शादी करते हैं, तो उन पर हिंदू मैरिज एक्ट हुआ या मैरिज एक्ट जो भी चला, उसके तहत सारी उनको सुविधाएं वो मिलेंगी जो मैरिज एक्ट के तहत मिलती हैं। अब सारी सुविधाओं में आप बताओ कि अगर मान लो कि ह्यूमन डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो उसमें किसको दोषी माना जाएगा? अक्सर अपना जो अपने यहाँ जो इंडिया में सिस्टम्स है, उसके तहत जब घरेलू हिंसा होती है तो पति को दोषी माना जाता है, पत्नियों को अमूमन नहीं माना जाता है। अच्छा, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर मान लो दहेज प्रथा जैसे वाला विवाद हुआ, तो किसको क्या भरना पड़ेगा? तो ये। तीसरा चीज ये कि अगर मान लो कि जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगेगा, प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होगा तो वो किस बेसिस पर किया जाएगा, कैसे माना जाएगा कि कितना इसकी प्रॉपर्टी रहेगी, कितना इसका रहेगा, कितना राइट इनका रहेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे क्या होता है कि लड़का, अगर लड़के के नाम संपत्ति होती है तो उसके भाइयों में भी बंटती है, लेकिन उसकी वाइफ के नाम अगर संपत्ति रहती है तो उसके बेटे में बंटती है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है ना। तो अब ये सब मतलब उस मैरिज एक्ट के तहत बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो इन पर भी एड ऑन हो जाएंगी, और फिर वहां हो जाएगी दिक्कत। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसको हम यहाँ अभी मंजूरी नहीं दे सकते हैं। एक विशेष विवाह अधिनियम जो है ये संसद ला सकती है, जब सरकार संसद में एक नया बिल, नया कानून ला दे, एक जिसमें ये सब चीजें हो रही होंगी, जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो रहा होगा, वो ला सकती हैं, तब हम मंजूरी दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि सही तरीके से जो संविधान में है वो लागू हो रहा है कि नहीं, कहाँ पर उसका उल्लंघन हो रहा है, ये बातें जांच करना, ये इसके प्रति न्याय देना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट नए तरीके का अपना वो नहीं बना सकती, जो कानून में है उसी के प्रति न्याय देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ भैया पहले कानून बना के लाओ, जब कानून बन जाए तब आप ये करो, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के लिए कमेटी सरकार के द्वारा बैठाई गई है कि चलो इस पर विचार विमर्श करो, उसके बाद कुछ नतीजे जो जिस पर लेकर के हम लोग कानून बनाए, ठीक है। जैसे आपने एक और एग्जाम्पल सुनो, जैसे आपने अभी देखा था कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई बैठाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। तो उन्होंने लगभग 18 या 28 हजार पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी, और उसमें बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो करना है तो फिर क्या क्या चीजें करनी होगी, कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो ये उनकी कमेटी को दिया गया था जिम्मेदारी कि आप डिस्कस करके बताओ कि ये अगर हम लाना चाहते हैं तो कैसे लाएं, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में किस देश ने हवासल 1 नाम की सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो देखो, हवासल 1 जो है ये सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल है,
इसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने, किम जोंग उन वाले ने। किम जोंग उन ने इसका परीक्षण किया। अब आप कहोगे सर क्रूज मिसाइल सुनी थी, बैलिस्टिक मिसाइल सुनी थी, ठीक है, और ये सुपर लार्ज क्रूज क्या हुआ? सुपर लार्ज क्रूज मतलब ये भी क्रूज मिसाइल ही होगी, लेकिन ये सुपर लार्ज मतलब काफी बड़ी होगी, इसमें ज्यादा वार हेड्स होंगे और ये क्रूज की तरह ही जाएगी। आपको अगर याद हो तो मैंने क्रूज और बैलिस्टिक में अंतर बताया था, अक्सर बताता रहता हूँ। बैलिस्टिक जो होती है ये एटमॉस्फेयर को पार कर जाती है और उसके बाद ऐसे गिरती है आकर के टारगेट पर, तो ये आ जाती है नजर में रडार के कि ये गई मिसाइल और ये आई मिसाइल, मार दो इसको। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होती है अमूमन ऐसे जाती है या फिर अमूमन ऐसे जाती है, ठीक है, बहुत ऊंचाई तक नहीं जाती, इसलिए रडार से बच जाती है। तो रडार से बचने के लिए क्रूज मिसाइल का ज्यादातर यूज किया जाता है। ऐसे में सुपर लार्ज क्रूज, लेकिन क्रूज मिसाइल की दिक्कत क्या होती है कि बहुत ज्यादा वारहेड लेकर के नहीं जा पाता है, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होता है, छोटा सा होता है। लेकिन ये सुपर लार्ज क्रूज है तो मतलब ये बल्कि भी है, लंबी भी है और क्रूज भी है, मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी। तो ये परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों का सैंक्शन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण करता रहता है और परमाणु अपने परीक्षण करता रहता है, न्यूक्लियर का मिशन करता रहता है और भी मिसाइलों का ये लगातार परीक्षण करता ही रहता है। ये किम जोंग उन भाई साहब, ये अलग ही लेवल है इनका, ठीक है। अभी तो ये किम जोंग उन बैठ के यही कह रहा होगा कि बच्चे लोग लड़ रहे हैं, अभी लड़ने दो, जब हमारा इधर ट्रम्प आएगा तब हमारी इधर ठनेगी, है ना, इन लोगों के बीच में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ट्रम्प जब आएंगे तब फिर किम जोंग उन की बात चलेगी न्यूज में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ये दो मिसाइलों का अभी इन्होंने परीक्षण किया है कोरिया के पश्चिमी सागर में। कोरिया का पश्चिमी सागर कहाँ है, चलिए दिखा देता हूं मैं। आप देखोगे एशिया के मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से रेफरेंस लो तो ईस्ट साइड चलोगे तो इधर चाइना दिखेगा। चाइना के बाद इधर 38th पैरेलल लाइन जाती है, ठीक है, 38th पैरेलल लाइन जाती है, वो दोनों देशों को अलग करती है, कोरिया गणराज्य के दो देशों को अलग करती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो है ये डेवलप्ड नेशन है, अच्छा खासा इसमें अमेरिका से भी सहयोग है और काफी ज्यादा मतलब खुली कंट्री है, ठीक है ना, और कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री एक टाइप के। जबकि नॉर्थ कोरिया जो है ये किम जोंग उन वाली कंट्री है, इसमें अगर इनके पिताजी की पुण्यतिथि होती है और कहा जाता है सबको रो, रोड पे बुला के बुलाया जाता है, कहता है सब लोग रो, जो नहीं रोता है उनको गोली मारा देते हैं। तो ये अजीब ही टाइप के हैं किम जोंग उन। फिलहाल प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा जो है ये कोरियन पीपुल्स वॉन होती है। तो नॉर्थ कोरिया की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है जी, बगल में जापान है। अगला, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को निम्न में से किस प्रकार के पीएसयू का दर्जा दिया गया? तो देखो अपने इंडिया में पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो भारत सरकार की अंडरटेकिंग्स हैं उनको चार प्रकार की कैटेगरी दी गई है और वो चार प्रकार की कैटेगरी उनकी वैल्यूएशन और उनकी प्रॉफिट को देखते हुए, उनके व्यापार के विस्तार को देखते हुए डिसाइड किया गया है। इसमें एक है महारत्ना, दूसरी होती है नवरत्ना, तीसरी होती है मिनी रत्ना कैटेगरी वन, चौथी होती है मिनी रत्ना कैटेगरी टू। तो महारत्न कैटेगरी वन होती है, जो महारत्न जो होती है कंपनियां पीएसयू, तो ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा होता है, नेट प्रॉफिट भी 3 साल लगातार इसे बनाए रहते हैं, तो ये सब देख करके उनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। देश में ऐसी 13 महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान समय में, ठीक है जी। तो ऐसे में उसके बाद नीचे आता है नवरत्न कैटेगरी, फिर नीचे, तो जब भी कोई कंपनी जो लिस्ट होती है जो मान लो भारत सरकार की, अच्छा एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है आप कहोगे कि मुकेश अंबानी वाली कंपनीज में होगी, नहीं, इसमें कंडीशन ये है कि 51% कम से कम, 50% से ज्यादा या कहें कि मोटा मोटा 51% हिस्सेदारी जो है ये भारत सरकार की होनी चाहिए, यानी ये कंपनी सरकारी कंपनी होनी चाहिए। जब ये सरकारी कंपनी रहेगी यानी 50% से ज्यादा स्टेक इसमें सरकार सरकार का रहेगा, तब इसको इन कैटेगरीज में रखा जाएगा इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ऐसे में अभी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है ये बन गई है नवरत्न कंपनी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह देख पाओगे, नेशनल फर्टिलाइजर गेट्स नवरत्न स्टेटस। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है ये केमिकल खाद जो है ये बनाती हैं, जैव उर्वरक बनाते हैं, औद्योगिक रसायनों का ये उत्पादन वगैरह करते हैं। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष और चेयरमैन है यू सरावनन, ठीक है जी। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर पूर्वी लहर अभ्यास किया? तो पूर्वी लहर अभ्यास इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है, ये किया गया है पूर्वी समुद्री तट पर। जैसे जैसे आप देखो कि ये भारत का तटीय वाला हिस्सा है या कहे प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, तो इसमें ईस्ट साइड जो है ये है
ईस्टर्न कोस्ट या कहें पूर्वी तट, और वेस्ट साइड जो है ये है वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट। तो इसमें पूर्वी तटों पर इन्होंने किया है अभ्यास, किस नाम से, पूर्वी लहर नाम से, या कहें कि ईस्टर्न वेव नाम से। तो ईस्टर्न वेव जो है, पूर्वी लहर, ये पूर्व दिशा में हुआ है, ये भारतीय नौसेना ने किया है। नौसैनिक बलों ने इसमें अपना जहाज, पनडुब्बियां, विमान, इन सब से लेकर के वहां पर टेस्ट किया, एक प्रकार का एक्सरसाइज किया। भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अभी कल की वीडियो में आपको बताया था कि एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अभी वाइस एडमिरल हैं, आगे चल करके एडमिरल हो जाएंगे। ये बनेंगे भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष, ठीक है ना, 30 अप्रैल से बनेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में सिट्रोएन इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सिट्रोएन इंडिया, अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले ही जब एलन मस्क वाली चर्चा हुई थी तब इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। सिट्रोएन इंडिया जो है, ये वही कंपनियां है ना जिसने इलेक्ट्रिक कार इंडिया में बनाकर इंडोनेशिया में बेची थी। भूलना मत, अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तभी मजा आएगा, डेली वीडियो देखते रहो तब मजा आएगा, एक एक चीजों को लिंक कर पाओगे, एक खबर को दूसरे खबर से, ठीक है। तो सिट्रोएन इंडिया जो है, इसने अभी एम एस धोनी को, किसको, एम एस धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिससे वो अपना मार्केट का विस्तार कर सके और ज्यादा प्रचार प्रसार कर सके। तो सिट्रोएन इंडिया वही फ्रांस की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है इंडिया में, और अभी हाल फिलहाल में इसने 500 यूनिट इंडोनेशिया में बेचे, और इसके बाद इसने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया, क्योंकि भारत में पहली ऐसी कंपनी बनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में बना करके विदेश में बेच आई। ठीक है जी। तो सिट्रोएन इंडिया, अगर कहाँ से पूछा जाए कंपनी सिट्रोएन कहाँ की है, तो आप बताओगे फ्रांस की कंपनी है। और इसने कौन सी कार बेची, EC3 नाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेची थी। अगला, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया। ओपन एआई, ओपन एआई ने अभी हाल ही में भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है प्रज्ञा मिश्रा को। प्रज्ञा मिश्रा आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये इससे पहले ट्रू कॉलर में काम करती थी, अब ओपन एआई में आई हुई हैं। ओपन एआई ये वही कंपनी है जिसने धमाल मचाया बिल्कुल चैट जीपीटी ला करके। चैट जीपीटी जो एआई चैटबॉट है, इसने पूरा क्रांति ही मचा दी समझ लो। तो उसको बनाया था ओपन एआई ने, सैम अल्टमैन इसके सीईओ हैं। तो इनके द्वारा भारत में पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है, किसे, प्रज्ञा मिश्रा को। अब देखो पहला कर्मचारी का मतलब क्या है, इसके दो मतलब निकाल सकते हो। अभी एक कह सकते हो कि इंडिया में पहले अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, दूसरा मतलब ये कि ये पहला अधिकारी मतलब सबसे टॉप लेवल का अधिकारी होता है जो डायरेक्ट सरकार को रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सरकारी संबंधों का प्रमुख इसे कहा जाता है। जैसे आप सुने होंगे ना कि जब नया आईटी रूल लाया गया था इंडिया के द्वारा 2021 में, न्यू आईटी एक्ट लाया गया था, तो उसमें क्या कहा गया था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब को अपने लिए 3 लेवल में अधिकारी नियुक्त कराने होंगे, और उसमें जो टॉप लेवल का अधिकारी होगा वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपके यहाँ कुछ भी ऐसा फेक न्यूज या फिर चीजें या फिर कुछ भी इधर उधर की बवाल या समझ लो कि दंगा फैलाने वाली चीजें फैलती हैं, तो जिम्मेदार आपको किया जाएगा, तलब आपको किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई देश कोई हरकत करता है तो तुरंत उस देश के राजदूत को तलब कर लिया जाता है ना, ठीक है, बुला करके डांट के भगा दिया जाता है, तो ऐसे ही इनको किया जाएगा। तो ये ओपन एआई जो है ये सरकारी संबंधों का प्रमुख नियुक्त किया है भारत में प्रज्ञा मिश्रा को। ठीक है, सीईओ हैं सैम अल्टमैन। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जैसा कि आप जानते हो दिशा पब्लिकेशन की बुक मैं आपको रिकमेंड किया करता हूं। इनकी जनवरी से लेकर मार्च तक की क्वार्टरली करंट अफेयर की बुक आई हुई है, मतलब त्रैमासिक जो बुक आती है, तो फर्स्ट क्वार्टर की ये बुक आई है। अगर आप इसको लेना चाहें तो इसको ऑर्डर जरूर करें। इसके साथ में ये बुक फ्री में दी जा रही है जो स्टैटिक जीके की है। स्टैटिक जीके में इसमें जो लास्ट टाइम पर आपको एग्जाम में देख करके जाना होता है वो सारी चीजें दी गई है, बिल्कुल पॉकेट बुक है। तो इसी के साथ ये फ्री मिल रही है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें दी गई है। इसमें जो सबसे खास चीज लगी वो ये कि इन्होंने ऐसे और ऐसे आइडियाज पर भी सेक्शन दे रखे हैं, और वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सब के लिए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इसमें जो जनवरी से मार्च 2024 के बीच में एग्जाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर के, वो भी इंक्लूडेड है। आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर के, उनके लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। और टॉप 10 स्टेट्स के इसमें जो टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं या पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ बैंकिंग, रेलवे, एग्रीकल्चर, इन सब का अलग से भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये जो मैं बुक लिया हुआ हूँ ये इंग्लिश की है, आप अगर चाहें तो हिंदी वाली भी इनके पास ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में ये बुक लेना मत भूलिएगा, ये बुक इसके साथ फ्री में मिल रही है। ठीक है ना, तो ये त्रैमासिक करंट अफेयर है जनवरी से मार्च तक का, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट पर सर्च करके या नजदीकी स्टोर से भी आप मांग सकते हो। अगला,
हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों मोहम्मद सलीम ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार ये एक्चुअली में इस फोटो के लिए मिला हुआ है। ये सलीम साहब हैं जिन्होंने ये खींचा हुआ है फोटो, और ये इस फोटो के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये फोटो दोस्तों गाजा पट्टी में जब इजराइल हमला कर रहा था तो उस दौरान एक हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। इसमें ये महिला जो है अपनी भतीजी का शव लेकर के ऐसे बैठी हुई है और मतलब रो रही है। तो इस फोटो को खींचा और इस फोटो के जरिए इन्होंने वो दर्द को दिखाया कि गाजा में क्या चल रहा है। तो इसके लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना, मोहम्मद सलीम को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए, तो ये तस्वीर उन्होंने 17 अक्टूबर को ली थी, गाजा के खान यूनिस में जगह एक, वहां पर ये फोटो ली थी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन से खिलाड़ी कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं साथियों डी गुकेश। कौन बन गए हैं? डी गुकेश। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, महज 17 वर्ष इनकी उम्र है। अच्छा, डी गुकेश जो है ग्रैंड मास्टर हैं और इनके नाम भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड भी है डी गुकेश का। और अभिनव मिश्रा जो हैं ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन ये रहने वाले हैं अमेरिका के, भारतीय मूल के हैं लेकिन रहने वाले हैं अमेरिका के, अभिनव मिश्रा। तो अगर दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो अभिनव मिश्रा बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो डी गुकेश आप बताएंगे। तो फिलहाल इन्होंने अभी जो सुर्खी बटोरी है वो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीत करके बटोरी है, सबसे कम उम्र के विजेता होने का। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 40 साल पहले गैरी कास्परोव के नाम, उनका 40 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है जी। चलिए अगला, हाल ही में कौशिक राज शेखर को किस देश की इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक राज शेखर साहब को, जो कि एक प्रोफेसर हैं, इनको जापान की एक इंजीनियरिंग अकेडमी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। कौशिक राज शेखर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के, तो उसके कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ये प्रोफेसर हैं और इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको 2022 में एक और सम्मान मिला था, बहुत बड़ा पुरस्कार, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड मिला था, ठीक है। ये अवार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब ये चर्चे में अभी आए हैं तो ये वाला जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है ना। तो ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 में इन्हें मिला था। क्लियर? तो ये थे दोस्तों साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सबसे कम समय में केवल करंट अफेयर आपके सामने मैंने प्रेजेंट करने का प्रयास किया हुआ है, कोई इतिहास भूगोल साइंस नहीं, केवल करंट अफेयर आप कम समय में अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट डे का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो उज्बेकिस्तानी सूम है। और 2024 तक अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो 75 उत्पादों को अभी तक मिल चुका है जीआई टैग। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा अंतरिक्ष में निगरानी रखने के लिए इसरो के अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया अभी दिगंत तारा, इसका सीईओ किसे बनाया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कल ही मैंने बताया था आपको, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास देखने के लिए। अगर आप हमारी पुस्तकें वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जो है इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।